नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ग्लाइओक्सिलेट पाथवे की। समझ गए कौन सा पाथवे? ग्लाइओक्सिलेट पाथवे। ठीक है, तो पॉइंट डालो। सबसे पहले हमारा ग्लाइओक्सिलेट पाथवे। ठीक है, ग्लाइओक्सिलेट पाथवे ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है ना। चलो ये हमारा टॉपिक है जी। अब देखो, ग्लाइकोजिलेट पाथवे बोल दो, इसको साइकिल बोल दो, ये है क्या? ठीक है, तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। सबसे पहली बात, ये कैसा पाथवे है? मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे है। अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कोई भी सिंपल कार्बन कंपाउंड का यूज करके, उसको एज ए सोर्स ऑफ कार्बन यूज करके ग्लूकोज का निर्माण करता है जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता। समझ में आ गई मेरी? मतलब ऐसा, एक सेकेंड, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी कार्बन कंपाउंड का इस्तेमाल करके, उसको एज ए कार्बन सोर्स इस्तेमाल करके, जबकि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं हो उस समय ग्लूकोज का इस्तेमाल करना, तो उसको ग्लूकोज में बदलकर और उससे एनर्जी लेना, ये पाथवे में काम होता है। समझ गए बात? मतलब इसमें क्या होगा? इसमें होगा कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, वो अदर देन ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा कोई भी जो सिंपल कार्बन कंपाउंड होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो सिंपल कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है, उस कार्बन कंपाउंड को क्या करेगा वो, एज ए सोर्स ऑफ, एज ए सोर्स ऑफ कार्बन, ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ कार्बन क्या करेगा, यूज करेगा। कौन? ऑर्गेनिज्म। कब यूज करेगा? जब ग्लूकोज क्या हो, एब्सेंट हो। ग्लूकोज क्या हो, एब्सेंट हो, मतलब ग्लूकोज नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म दूसरे कार्बन कंपाउंड का इस्तेमाल करेगा एनर्जी के लिए। ठीक है, एब्सेंट या अवेलेबल लिख लो, एक ही बात है। एब्सेंट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जब ग्लूकोज नॉट अवेलेबल हो, नॉट अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल नहीं हो उस समय आप इसको ग्लूकोज किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी कार्बन कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करता है कौन? आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म। अब कौन से ऑर्गेनिज्म ये काम करते हैं? तो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास में आ जाते हैं, प्लांट हो गए आपके, है ना। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस काम को करते हैं? तो देखो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर क्या, देखो, एक तो ये आ गए आपके प्लांट आ जाएंगे, है ना। प्लांट, प्लांट के अंदर ये होगा क्योंकि हम प्लांट साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये डेफिनेटली होता है। ठीक है, प्लांट आ गए। इसके बाद में आर की बैक्टीरिया, प्लांट के बाद में लिख लो आप आर की बैक्टीरिया, है ना। फंजाई है, फंजाई के अंदर भी ऐसा देखा गया है। ठीक है, निमेटोड है, निमेटोड के अंदर भी ऐसा देखा गया है। ठीक है, निमेटोड। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर आते हैं, है ना। प्रोटिस्टा है, निमेटोड है, आर्की बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा भी लिख लो। कुछ प्रोटोजोवन के अंदर भी ऐसा प्रोसेस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब प्लांट में ऐसा कब देखने को मिलता है? तो प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है ये जब सीड का जर्मिनेशन होता है। कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के दौरान हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, समझ गए बात? जब सीड का जर्मिनेशन होता है उस समय कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है ना, जो भी चीज होती है सीड के अंदर, उसके जो पोड्स होते हैं उनके अंदर जो कोटिलीडन्स होते हैं, है ना, उन कोटिलीडन्स के अंदर जो फूड होता है वो लिपिड की फॉर्म में होता है ना। तो ऐसे सीड्स जिनके अंदर ये लिपिड की फॉर्म में होता है, वहां पर क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो, समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, अब देखो प्लांट कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं इसके अंदर। देखो प्लांट के अंदर, इसके अंदर, प्लांट के अंदर जब सीड का जर्मिनेशन होता है, इसका जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है। तो सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो जो
हार्डेस्ट मटेरियल होता है, मतलब उसके पास जो भी स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है ना, उस स्टोर्ड फूड को वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर जब सीड जर्मिनेशन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, स्टोर्ड लिपिड होता है, ठीक है ना, लिपिड, तेल जिसको हम बोलते हैं, तेली बीज जो होते हैं उनके अंदर होता होता है। ठीक है, इस स्टोर्ड लिपिड को ये इसमें बदलेगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। तो इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, किसको, लिपिड को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर इस लिपिड को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिलेट पाथवे या ग्लाइकोजिलेट साइकिल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये स्टोर्ड लिपिड है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में किसके थ्रू बदलेगा, ये बदलेगा आपके ग्लाइकोजिलेट पाथवे के द्वारा। समझ गए मेरी बात को? तो जब सीड जर्मिनेशन करेगा तो स्टोर्ड लिपिड जो होगा इसके पास में वो सिंपल ग्लाइकोजिलेट पाथवे के द्वारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये होता कहाँ है, मतलब ये जो ग्लाइकोजिलेट पाथवे है ये चलता कहाँ है, ठीक है ना, मतलब ये कहाँ रन करता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए दो ऑर्गन चाहिए होते हैं यहाँ पर, दो ऑर्गन, ठीक है। एक ऑर्गन है आपका ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। अब आप कहोगे साहब ये नाम तो हमने सेल पढ़ी लेकिन सुना ही नहीं है, ग्लाइऑक्सिसोम क्या नाम होता है ये, हमने सेल पूरी पढ़ी लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, है ना। हमने तो राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये पढ़े हैं लेकिन ये नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब बताएंगे कैसे नहीं पढ़ा भाई आपने इसको, है ना। तो ये ऑर्गन है सेल ऑर्गन, ठीक है ना, ये क्या है, सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन है। एक तो होगा ग्लाइकोजिसोम और दूसरा होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इन दो सेल ऑर्गेनेल के अंदर ये चलेगा। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोजिसोम है ये देखो, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जब सीड का जर्मिनेशन होता है ना उस समय ये बनता है, ठीक है, और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है ये गायब हो जाता है। मतलब सीड का जर्मिनेशन होता है उस समय तक तो ये थैलीनुमा संरचना, एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिसोम। ठीक है, इस ग्लाइकोजिसोम का काम क्या होता है, इस ग्लाइकोजिसोम के अंदर, इस ग्लाइकोजिसोम के अंदर क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट का। क्या होता है भैया, बीटा ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट्स का, फैट या लिपिड्स का। समझ में आ गई बात? इस ग्लाइकोजिसोम के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट का या लिपिड का। ठीक है, जब ये नहीं करना होता तो ये अब गायब हो जाता है, जब होता है, जब करना है तो ये अवेलेबल होगा। ठीक है, इसलिए बहुत सी सेल बुक, सेल जब हम पढ़ते हैं, सेल तो जनरल इसको हम पढ़ते नहीं है, सेल ऑर्गेनेल के अंदर इसको हम मतलब इग्नोर करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फैट या लिपिड से ग्लूकोज बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, ग्लूकोज बनाया जा रहा है। ध्यान रखना है बात, क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर फैट और लिपिड से क्या बनाया जा रहा है, ग्लूकोज बनाया जा रहा है ना। फैट का इस्तेमाल करके, लिपिड का इस्तेमाल करके वापस से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, जिस तरह से हमारे ह्यूमन के लीवर के अंदर, लीवर के अंदर अमीनो एसिड या फैट्स का इस्तेमाल करके नया ग्लूकोज बनाया जाता है, उसको भी हम ग्लूकोनियोजिनेसिस करते हैं। लेकिन अब वो एनिमल बायोकेमिस्ट्री है ना, एनिमल के अंदर, एनिमल की जो फिजियोलॉजी उसके अंदर जब हम ग्लूकोनियोजिनेसिस पढ़ते हैं तो उसके अंदर लीवर के अंदर कन्वर्ट जो फैट होता है ग्लूकोज के अंदर, उसके प्रोसेस को पढ़ते, सेम प्रोसेस से कोई अंतर नहीं, टेंशन मत लो ना। ठीक है, तो वहाँ ऑर्गन क्या होता है, लीवर होता है। यहाँ पर हमारे लिए जो ऑर्गन है प्लांट के अंदर वो क्या है आपका, सेल ऑर्गन। यहाँ पर सेल ऑर्गन है आपका, सेम वो यहाँ भी ग्लाइऑक्सिसोम रहेगा और माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किस में कर रहे हैं अपन, सीड के अंदर, है ना। कहाँ कर रहे हैं अपन, सीड के अंदर। ये प्रोसेस किसके अंदर कर रहे हैं, सीड के अंदर। ठीक है ना, सीड का जर्मिनेशन होगा उस समय, बस इतना सा अंतर याद रखें। ठीक है, तो वहां भी ग्लूकोनियोजिनेसिस होता है, यहाँ भी ग्लूकोनियोजिनेसिस ही हो रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अगर ग्लूकोनियोजिनेसिस के नाम से आ जाए तब भी आपको क्या करना है, यही प्रोसेस यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक इसके अंदर हमारे कवर हो जाते हैं। ग्लाइकोजिलेट पाथवे आ जाए या फिर आपका आ जाए क्या, ग्लूकोनियोजिनेसिस, तो आपको दोनों ही चीजें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है,
समझ गए आप। अब देखो क्या है हमारा जो ये पाथवे है वो क्या है, दो जगह चलेगा है ना, दो ऑर्गन के अंदर चलेगा। तो हम इसको पहले स्टेप्स इसकी बना लेते हैं, वही जैसे हम साइकिल बनाते हैं, पहले साइकिल बनाएंगे और फिर उसके बाद में इसकी डिटेल में हम जो है जो भी प्रोसेस है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फैट होगी, है ना, फैट। अब ये जो फैट है आपकी, ये फैट होगी आपकी ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। और ये कहाँ पर होगी, ये आपका जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर होगी, ठीक है। या आप कह सकते हो उसको स्फीरोसोम, मतलब जो सेल होती है, सेल के अंदर जो फैट होता है वो फैट छोटे 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 बूंदों के रूप में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में घूमता रहता है साइटोप्लाज्म में। उनको हम बोलते हैं स्फीरोसोम। क्या बोलते हैं उनको हम, स्फीरोसोम, ठीक है। तो ये फैट जो है वो क्या है आपका, ट्राइग्लिसराइड होगा, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ये ट्राइग्लिसराइड फैट होगी और ये स्टोर रहेगी किसके अंदर, ये स्टोर होती है स्फीरियोसोम के अंदर, स्फीरियोसोम, है ना, स्फीरोसोम या स्फीरियोसोम, इसके अंदर ये क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। स्फेरोसोम भी बोल सकते हो आप। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड फैट होती है यहाँ पर, ये ट्राइग्लिसराइड फैट भैया मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है। इसके अंदर कन्वर्ट होती है मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड जो है वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है, या फिर ये फैटी एसिड में, है ना। तो यहाँ पर ये मोनोग्लिसराइड बनाती है और क्या बनाती है, फैटी एसिड बनाती है, ठीक है। ये बनाती है फैटी एसिड। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये प्रोसेस होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर होता है ये होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ में आ गई बात। ये जो भी है आपका स्फीरोसोम, ये कहाँ पर है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। तो ये प्रोसेस भी कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो फैटी एसिड बन गया आपका। अब ये जो फैटी एसिड है ये एंटर करता है ग्लाइकोजिसोम के अंदर। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर हम एक ग्लाइकोजिसोम बना लेते हैं, थोड़ा सा यूँ मतलब ये ऐसा बना लेते हैं अपन। ये जो भी अभी क्रिया लिखेंगे वो हम इसी के अंदर लिखते चले जाएंगे नीचे के नीचे। तो फिर इसको जब छोटा करेंगे हमें तो फिर पूरा चित्र हमारा बन के आ जाएगा। अभी ये बड़ा इसलिए कर रहे हैं अपन ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये फैटी एसिड क्या होगा, ये फैटी एसिड एंटर कर जाएगा कहाँ पर, ग्लाइकोजिसोम के अंदर, फैटी एसिड, ठीक है ना। ये फैटी एसिड इसके अंदर आ गया, समझ गए। अब ये जो मोनोग्लिसराइड है ये भी अंदर चले जाएंगे इसके अंदर, किसके अंदर, मोनोग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड बन गया और फैटी एसिड बन गया। तो ये मोनोग्लिसराइड भी आ गया किसके अंदर, ये कौन सा ऑर्गन है आपका, ग्लाइकोजिसोम। ये जो हम बना रहे हैं ग्रीन कलर का, ये क्या है, ग्लाइकोजिसोम है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ग्लाइकोजिसोम, ठीक है ना। ये डायग्राम है ग्लाइकोजिसोम का। डायग्राम क्या मतलब, आप मान लो इस बॉक्स को कि ग्लाइकोजिसोम है, यहाँ भी क्रिया हो रही है, ठीक है। अब देखो ये मोनोग्लिसराइड जो होता है ये फैटी एसिड के साथ, मतलब ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में। और यहाँ से निकल जाता है ग्लिसरॉल बाहर, ठीक है। ग्लिसरॉल बाहर निकल जाएगा और ये भी फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोग्लिसराइड होगा तो, ना। तो उसका ग्लिसरॉल जो वाला पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, केवल फैटी एसिड बचता है। समझते हो ना फैटी एसिड, फैट्स तो समझते हो, लिपिड समझते हो ना। लिपिड में क्या होता है, ये लिपिड का ये ग्लिसरॉल होता है और इसके फैटी एसिड की एक चेन होती है, दो चेन होती है फैटी एसिड की। तो ये फैटी एसिड होता है और ये आपका ग्लिसरॉल होता है। बस ये इसको हम लिपिड बोलते हैं, लिपिड तेल घी वगैरह, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास में यहाँ पर, फैटी एसिड बच गया। अब एक फैटी एसिड का होगा बीटा ऑक्सीडेशन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो ग्लाइकोजिसोम होता है उस ग्लाइकोजिसोम के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो इस फैटी एसिड का क्या होगा भाई, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। अब हम बीटा ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ रहे अपन, फैट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे अपन इस चीज को, ना। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया। बीटा ऑक्सीडेशन क्या बनाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन से बनेगा एसिटिल कोएंजाइम ए। जब फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए। फिर से वही आ गया आपका एसिटिल कोएंजाइम ए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखना। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर कैसे एंटर करेगा, देखो यहाँ पर होगा ऑलरेडी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है ना।
क्या होगा यहाँ पर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा। जैसे ही ये सिट्रिक एसिड इसके अंदर एंटर करेगा, ध्यान से समझना बात, सिट्रिक एसिड साइकिल बन रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में एसिटिल को एंजाइम मिलेगा, ये क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड। सिंपल, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन डायग्राम के अंदर तो, लेकिन डिटेल में हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे ना। सिट्रिक एसिड बना लिया, अब सिट्रिक एसिड किस में बदलेगा, आइसोसिट्रिक एसिड में, है ना। कोई एंजाइम हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें जो मेन चीज़ निकालनी है वो बाहर निकालेंगे ना। तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड। समझ गए क्या, सिट्रिक एसिड में किसमें बदलेगा, आइसोसिट्रिक एसिड में। अब देखो यहाँ पर सारा खेल होता है, यहाँ पर क्या खेल होता है, यहाँ पर आपका ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनेगा, एक तो क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, और एक बनेगा यहाँ पर क्या आपका सक्सिनिक एसिड। ये दो चीजें यहाँ पर बनेंगी और दोनों इंपॉर्टेंट है। यह जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनेगा, वो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड तो वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देगा, लेकिन यहाँ पर जो सक्सिनिक एसिड बनेगा, ये सक्सिनिक एसिड यहाँ से निकलकर चला जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ में आ गई बात, हाँ जी बोलिए बोलिए, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। यहां पर ये आइसोसिट्रिक एसिड से ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड आगे क्या बनाएगा, मेलिक एसिड, और मेलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड से क्या बनेगा यहाँ पर, मेलिक एसिड। लेकिन मेलिक एसिड डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसके लिए ऑक्जेलो सॉरी, ये जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है, ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और ये एसिटिल कोएंजाइम, ये दोनों क्रिया करेंगे। यहाँ पर एक एंजाइम आएगा मेलेट सिंथेज, ठीक है, मेलेट सिंथेज, जिससे बनेगा मेलिक एसिड, मेलेट सिंथेज, ठीक है ना। इस एंजाइम से बनेगा आपका क्या, मेलिक एसिड, और मेलिक एसिड से फिर बन जाएगा आपका वापस क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आइसोसिट्रिक एसिड है, यहाँ पर एक एंजाइम आइसोसिट्रेटेज, यहाँ पर एक एंजाइम आता है आइसोसिट्रेटेज, ठीक है ना, आइसोसिट्रेटेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, ये दो चीजें बनाता है, कुछ भाग इसका सक्सिनिक एसिड बनाता है, कुछ भाग इसका ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक यहाँ पर बनता है सक्सिनिक एसिड। अब ये हमारे काम की चीज है, जो सक्सिनिक एसिड बनाया ना, ये हमारे काम की चीज है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको कवर कर देते हैं, हमारे सॉरी ग्लाइकोजिसोम को बना देते हैं, इसकी बाउंड्री पूरी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लाइकोजिसोम पूरा हो गया, मतलब ग्लाइकोजिसोम के अंदर होने वाला कार्य हमारा पूरा हो गया। एक बार देख लेते हैं कैसे हुआ है। देखो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर फैट है, ट्राइग्लिसराइड, जो कि स्टोर्ड है किसके अंदर, स्फीरियोसोम के अंदर। ये यहाँ पर टूटता है, फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड बनाता है, ठीक है। फैटी एसिड एंटर कर जाता है, ठीक है। जो मोनोग्लिसराइड अंदर एंटर करते हैं ग्लाइकोजिसोम के अंदर, वो भी फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरे फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन हम फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर समझ लेंगे कि कैसे होता है, वो बाकी बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटिल कोएंजाइम बनता है, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम यहाँ पर जो है आपके क्रेब्स साइकिल के, मतलब ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, इसके अंदर एंटर कर जाता है। कैसे कर जाता है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड बनाता है एसिटिल कोएंजाइम से, और सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है, और ये आइसोसिट्रिक एसिड ग्लाइकोक्सिलिक एसिड बनाता है, और ये मेलिक एसिड, और फिर वापस ऑक्जेलो एसिटिक बनाता है। बीच में यहाँ पर बाय प्रोडक्ट सक्सिनिक एसिड बाहर निकलता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक की बात। अब देखो ये जो साइकिल है, आप सोच रहे होंगे कि सर हाँ तो हम बोल रहे थे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के उसमें मैट्रिक्स में चलता है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ और उल्टी चीज कैसे हो रही है, ग्लाइकोजिसोम कहाँ से आ गया। तो भाई देखो, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, समझ गई बात को। तो वहां पर भी तो चलता है ये, है ना। तो वहां पर चलता है, तो इसका मतलब ये
किसी भी ऐसी चीज में चल सकता है जहां पर ये वाले एंजाइम, कौन सा एंजाइम, ये आइसोसिट्रेटेज एंजाइम अवेलेबल होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर दो एंजाइम बहुत जरूरी है इस साइकिल को चलाने के लिए। मतलब ये बीटा ऑक्सीडेशन में होने के बाद में ये सक्सिनिक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचाने के लिए, यानी कि ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे चलाने के लिए दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है। और वो एंजाइम कौन है, आइसोसिट्रेटेज और मेलेट सिंथेज। ठीक है ना। देखो हमने जब क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, सॉरी ये जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा था ना, तो सिट्रिक एसिड साइकिल में कहीं भी हमने इन दो एंजाइम का नाम ही नहीं लिया, इस्तेमाल ही नहीं किया ना। अब हम कर रहे हैं क्योंकि ये ग्लाइकोक्सिसोम होता है ना, इसी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। समझ गए बात को। तो यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसे यहाँ पर क्यों चल रहा है। यहाँ पर चलने का कारण भी है क्योंकि यहाँ पर दो एंजाइम है, यहाँ पर है ना, आइसोसिट्रेटेज और मेलेट सिंथेज, ये दो एंजाइम है। ठीक है। और ये इसलिए है क्योंकि जितना सक्सिनिक एसिड बनाया जाएगा उससे उतनी ही एनर्जी हमें मिलती रहेगी, क्योंकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो हमें फायदा मिलेगा इस चीज का। समझ गए बात को, मेरी बात ध्यान से समझ लेना ये, है ना। तो ये जो ग्लाइकोक्सिसोम है ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब जनरली अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभी अवेलेबल होता है। तो कभी कभी अवेलेबल का मतलब है कि पुटिका जैसी संरचना आती है और उसके अंदर ऐसे दो एंजाइम है तो ये साइकिल चल जाएगा भैया। सीधी सीधी बात है, समझ गए। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो ये जो सक्सिनिक एसिड होता है ना, ये भाई साहब एंटर कर जाते हैं हमारे इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं। ठीक है, और आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाई साहब को बना देते हैं। यहाँ से हम बनाने की कोशिश करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है भाई, ठीक है, चल जाएगा ये काम अपना, है ना। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड एंटर करेगा किसके अंदर, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है भैया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया वैसे भी इतना ऐसा नहीं होता है चौकोर, गोल गोल सा होता है। ठीक है, पर आप समझ जाओ इसको, ये सक्सिनिक एसिड इसके अंदर एंटर कर गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड यहाँ पर आ गया। अब ये जो सक्सिनिक एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। इसके अंदर फ्यूमेरिक एसिड, अच्छा अब दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बदलता है किसके अंदर, फ्यूमेरिक एसिड में। और फ्यूमेरिक एसिड से ये बदलता है फिर किसके अंदर, मेलिक एसिड में। इसमें बदलता है मेलिक एसिड में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है हमें। अब ये जो मेलिक एसिड है वापस से ऑक्जेलो एसिटेट, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है। मतलब ये जो मेलिक एसिड होता है वो वापस से OAA का फॉर्मेशन कर लेता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखो ये रहा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इधर है ना, था अभी ये देखा था आपने, तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं अपन, तो ये बन गया हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कहाँ बन रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास में होती है CO2, तो इस CO2 को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये देखो आप ऑक्सीडेशन प्रोसीजर होगा तो CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा एक फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, काम की चीज बनेगी, तो हम उसको दूसरे कलर से लिखेंगे, वो बनेगा आपका फॉस्फोइनोल पायरुविक पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। और यहाँ से CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है ना, ये निकल जाएगा बाहर, कहाँ पर, आपके जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर। मतलब यहाँ तो केवल फॉस्फोइनोल पायरुवेट ही बना है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है केवल फॉस्फोइनोल पायरुवेट को बनाना। ठीक है, अब इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो मैं यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया को कर देता हूँ बंद। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि मैं ये क्या बना रहा हूँ इस तरह का ना। चलो, तो अभी हम इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं और इधर लेके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए अब देखो ये जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना है आपका, फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी बोल सकते हो इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ही हम यहाँ पर लिख देते हैं।
दोबारा से ये चला गया कहाँ पर, साइटोसोल के अंदर। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये कहाँ चला गया आपके, ये चला गया साइटोसोल के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या है आपका, साइटोसोल। साइटोसोल मतलब जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसके अंदर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है, ठीक है, ये यहाँ पर रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर होता है रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है भैया, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसीजर होता है और यहाँ पर बनता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉस्फेट। चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फेट दोनों फॉस्फेट होते हैं, तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ दोनों को। ग्लूकोज फॉस्फेट और साथ में क्या बनता है, फ्रक्टोज फॉस्फेट। फ्रक्टोज फॉस्फेट भी बनाया जाता है और ग्लूकोज फॉस्फेट भी बनाया जाता है। समझ में आ गई बात, मतलब जिस ग्लूकोज से, ग्लूकोज को तोड़ रहे थे हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, तो साइटोप्लाज्म में तोड़ रहे थे, वही अब पायरुविक एसिड वापस से क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। समझ में आ गई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो यहाँ पर क्या बन गया, ग्लूकोज फॉस्फेट बन गया, फ्रक्टोज फॉस्फेट बन गया, एनर्जी बन गई। अब वापस से इसको साइटोप्लाज्म में तोड़ा जाएगा और तोड़कर वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाएगा और यहाँ से इसको एनर्जी दी जाएगी। क्योंकि देखो फूड नहीं है ना, ग्लूकोज नहीं है ना तोड़ने के लिए, साइटोप्लाज्म के पास ग्लूकोज है ही नहीं। ग्लूकोज नहीं है तो उसने किसका इस्तेमाल किया, फैट का इस्तेमाल किया तोड़ने के लिए। समझ गए बात को। और ये वापस से किस में बदल सकता है, ये वापस से बदल जाता है सुक्रोज के अंदर। कुल मिलाकर लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है सुक्रोज। तो फैट से वापस क्या बनाया जाता है, सुक्रोज। और ये सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है बार बार ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, इसको तोड़ मरोड़ कर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम जो है ये बन गया। ठीक है, अब सही लग रहा है? चलो तो दोबारा से एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। फैट होगी हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, इसको स्टोर किया जाता है स्फीरोसोम में। ये फैट टूटेगी मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के अंदर, कहाँ टूटेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि साइटोसोल। ठीक है, फैटी एसिड एंटर कर जाएगा किसके अंदर, ग्लाइकोजिसोम। ये ग्लाइकोजिसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका ना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया दिख नहीं रहा वैसे अच्छे से, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जी। अब तो समझ में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया हमने ऐसे। तो फैटी एसिड हो गया आपका, मोनोग्लिसराइड होगी है ना, ये भी फैटी एसिड में बदलेगा। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाएगा, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, मतलब सारी चीजें बनेगी। और एक चीज बनेगी यहाँ पर ग्लाइकोक्सिलिक एसिड है ना, ये वाला ध्यान रखना, ग्लाइकोक्सिलिक एसिड। साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर सक्सिनिक एसिड भी निकलेगा। ये जो सक्सिनिक एसिड निकलेगा वो चला जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सक्सिनिक एसिड बदलेगा किसके अंदर, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर या फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बीच में जो भी चीजें बनेंगी वो तीन चीजें हैं, फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर CO2 बाहर निकलेगी। अच्छा, ये फिर से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल कर ये रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज फॉस्फेट और फ्रक्टोज फॉस्फेट बनाएगा, इसे कहेंगे हम ग्लूकोनियोजिनेसिस। समझ गए ये वाली बात। अब ग्लूकोनियोजिनेसिस हो गया, ग्लूकोनियोजिनेसिस होने के बाद में नई ग्लूकोज बन गई, तो कुछ ग्लूकोज को तो इस्तेमाल कर लिया जाएगा एनर्जी के अंदर, कुछ को स्टोर कर लिया जाएगा सुक्रोज के रूप में, ताकि बाद में अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो खाली इस्तेमाल किया जाएगा तोड़ मरोड़ के। ठीक है, तो जब सुक्रोज यानी कि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है आपके पास में, ग्लूकोज का कोई भी कार्बन प्रोडक्ट उपस्थित नहीं है, तो फिर जो हमारी फैट्स होती है जो हमने स्टोर करके रख रखी है ना, घी खा खा के, तेल खा खा के हमने अपने अंदर लिपिड और जो आपके फैट्स को रख रखा है, वो हमारी मदद करते हैं जब हमारे पास में फूड नहीं होता है, हम भोजन नहीं करते हैं, है ना, जब हम भूखे रहते हैं। तो अगर हमें भूख लग रही है और हमारे पास ग्लूकोज खत्म हो जाए, तो हमारी जो स्टोर्ड फैट है वो इस प्रोसेस के थ्रू वापस से ग्लूकोज बनाएगी और ग्लूकोज को तोड़कर फिर से हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। समझ गए ये बात, समझ में आ गई यहाँ तक की। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा आपका ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। ठीक है, अब इस ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको याद करने की कोशिश करो। ये याद हो गया, सब कुछ याद हो गया, नो प्रॉब्लम, सेम चीज़ लिखनी, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।